सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं कि मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करा रहा हूं और इसमें मैथ का राजन सीरीज और कंप्यूटर का राजन सीरीज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग कर रहे हैं मैथ का पवन सीरीज और इस पवन सीरीज में मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा दिया है। 79 क्वेश्चन जो हैं वह आपके बहुविकल्पी थे, जिसको मैंने 3 क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया है। और इस क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। इसको भी लगभग 3 क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपका पूरा पवन सीरीज जो है वह यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, हल कर पाओगे। ठीक है, तो वही अपनाना है नियम। आपको पहले प्रश्न देखना है, खुद से हल करना है और जब नहीं हो पाए तब सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे लिंक है दिया गया है, मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, मैथ से जुड़ी सभी। इसी तरीके से सभी विषयों का दिया गया है, तो चैनल पे विजिट करिए, सभी विषयों को पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे 8 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आयतन ज्ञात करना आपको किसी भी, अब कोई दीवार है तो वह किस तरीके की होगी। दीवार जो है, दीवार में देखिए एक मोटाई है, दीवार में मोटाई होती है और लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, यह आपको पता है। ठीक, तो दीवार को आप समझिए घनाभ की तरह। ठीक है, घनाभ की तरह आप समझिए, क्यूबॉइड की तरह। अब इसमें जब आयतन हम लोग निकालते हैं, घनाभ का आयतन, तो आपको फॉर्मूला पता होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई की जगह आ जाएगा दीवार की क्या, मोटाई। ठीक, ये मोटाई आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि 8 मीटर लंबी है, 3.5 मीटर चौड़ी है और 20 सेंटीमीटर मोटी है। तो देखिए, यूनिट्स को हमेशा एक ही रखा जाता है। अब 2 मीटर में दिया है तो तीसरे को भी मीटर में बना लेंगे। देखिए, लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.2 मीटर। 100 से भाग करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा सेंटीमीटर। अब दीवार का आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, 8 गुणे 3.5 गुणे 0.2 और 8 त्रिक 24 और 4 28 और 28 का गुणा 0.2 में होगा तो ये हो जाएगा 5.6 घन मीटर। यानी कि दीवार का आयतन कितना आ जाएगा, 5.6 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या घन मीटर लिखिए। तो इस तरीके से ये आ गया 5.6 मीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है, यदि समुच्चय सेट आपने पढ़ा है, सेट ए देखिए यहाँ पे दिया गया है जिसके 4 एलिमेंट हैं, फिर सेट बी दिया गया है जिसके 4 एलिमेंट हैं, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, ये पूछता है, बहुत ही बेसिक है सेट का और यह आपको आना चाहिए। अब देखिए, 2 सेट दिए गए हैं ए और बी, और ए यूनियन बी का मतलब होता है ऐसे सभी पदों को लिखना जो ए और बी में आ रहे हो और कोई भी पद रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप समझिए कि 2 संस्थाओं का मीटिंग हो रहा है, 2 कंपनियों का, आप समझिए 2 कंपनियों का नहीं, 2 संस्थाओं का। तो संस्थाओं से या एनजीओ से लोग जुड़े होते हैं, तो अब कोई इंसान दोनों संस्थाओं में अगर जुड़ा है तो अगर मान लेते दोनों संस्थाएं मीटिंग बुलाएंगी तो वह एक ही इंसान तो आएगा, 2 इंसान तो आएगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट ए का भी है और बी का है तो ए यूनियन बी का मतलब यही होता है कि जिस तरीके से मीटिंग बुलाया गया और लोग, मतलब एलिमेंट इंसान तो वही है, तो इसी तरीके से यहाँ भी देखिए 8 ए में भी है, बी में है, तो 8 को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक, इसी तरीके से देखिए अब 12 ए में है और बी में नहीं है तो 12 लिखा जाएगा। ठीक है, किसी में होना चाहिए और सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है, बस रिपीट किसी को नहीं किया जाता। जैसे 15 2 बार आया है तो 2 बार नहीं, ए यूनियन बी में एक ही बार
15 को लिखा जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी एक नया सेट बना करके हमको देता है, जिस एक अलग समुच्चय बना के देता है ए यूनियन बी, जिस समुच्चय में ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं और बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लिख लोगे 16 को, 17 को और 20 को। तो देखिए सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा गए। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ऐसे पद जो ए और बी में दोनों में आए हों। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर किया जा रहा है, मतलब ऐसे लोगों को खोजा जा रहा हो जो दोनों संस्थाओं में जुड़े हों, तो ऐसा कौन कौन है, 8 और 15, ऐसे कौन कौन से पद हैं जो दोनों समुच्चय में आ रहे हैं, तो ये हैं 8 और 15। तो इस तरीके से ए यूनियन बी आप निकाल लोगे और ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, ए और बी को जोड़ने के बाद, और ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जैसे दो गोलों को अगर इस तरीके से दो गोले अगर हम लोग दो वृत्त बनाए जाए, तो ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक, जो दोनों में कॉमन हो। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन पद भी होते हैं दो समुच्चयों में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 है, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए जो वाहक चेक होता है वह इस तरीके का चेक होता है जिसपे जो चेक प्राप्त करता है उस चेक से वह किसी और को भी बैंक भेज करके वह धनराशि प्राप्त करवा सकता है। ठीक है, और उस चेक पे जिसने चेक दिया है उसके हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक, अब इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, लॉग 1296 बेस 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 1296 को क्या लिखा जा सकता है, 6 के घाते 4। ठीक, तो अब इसको कितना लिख देंगे, अब इसको लिख देंगे log 6 के घाते 4 और बेस 6। अब देखिए 4 जो घात होता है वह बाहर आ जाता है इस तरीके से गुणे में, और ये हो जाएगा log 6 बेस 6। अब देखिए जब बेस और संख्या जो है log में वह समान होती हैं, यानी कि log a बेस a हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी कि 4 गुणे 1 हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस तरीके से 4 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5, अनुपात क्या है। तो दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात क्या है समझिए, दो समान राशियों का ऐसा संबंध जो यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, मिश्रित अनुपात क्या होता है। तो अनुपात को निरूपित करने वाले भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। तो मिश्रित अनुपात क्या हुआ, अनुपातों को निरूपित करने वाले भिन्नों को, जैसे कहीं पे लिखा गया है 4:5, तो इसको निरूपित करने वाला भिन्न क्या होगा, 4/5, और लिखा गया है कहीं पे 7:9। ठीक, तो 7:9 को क्या निरूपित करेगा, 7/9। अब इनका अगर आपस में गुणा कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों भिन्नों का, ठीक, तो ये हो जाएगा देखिए 28, 7 चौक 28 और 5 9 45, और यह जो रूप आ जाएगा 28:45, ये क्या होगा, ये होगा मिश्रित अनुपात। ठीक है, दो भिन्नों को जब इस तरीके से गुणा कर देते हैं, दो भिन्नों के पूर्व पदों को, मतलब ये पहले जो आ रहा है पद, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 7 और 4 को, और 5 और 9 को आपस में गुणा कर दीजिए, उसके बाद जो अनुपात मिलेगा उसे क्या कहेंगे, मिश्रित अनुपात कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, 90 पैसे व 9 रुपए को सरलतम अनुपात में परिवर्तित करिए। अब 90 पैसे और 9 रुपए का अनुपात तो पहली बात लिया ही नहीं जा सकता। अनुपात तभी लिया जा सकता है जब समान राशियां हो। तो 90 पैसे और 9 रुपए, तो 9 रुपए को पहले आप बदलिए पैसे में,
तो इसको लिखेंगे 90/900। ठीक, अब 0 से 0 कटेगा, 9 से 90 कटेगा 10 बार में और 1 बार यहाँ, तो 1/10 आ जाएगा। इसे कितना लिख सकते हैं, 1:10। तो इस तरीके से ये इसका सरलतम अनुपात हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, समानुपात किसे कहते हैं। तो यदि 4 राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से है, तो चारों राशियां समानुपात में कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि पहला जो अनुपात है वह दूसरे अनुपात के अगर बराबर है तो यह आपस में क्या कहलाएंगी, समानुपाती कहलाएंगी। यदि 4 राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से, तो वह चारों राशियां समानुपात में कहलाएंगी। अब इसके बाद देखिए समानुपात के भेद। तो समानुपात 2 प्रकार का होता है, सरल समानुपात और मिश्र समानुपात। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10, अनुलोम या अनुक्रमानुपाती का क्या अर्थ है। अनुलोम मतलब किसी के अनुसार, ठीक है, और अनुक्रमानुपाती, ठीक है, जैसा कोई चल रहा है उसी क्रम में चलना, ये कहलाता है अनु, उसके जैसा क्रम, क्रमानुपाती। ठीक है, तो अनुलोम और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जो अगले पे डिपेंड है, अगर वह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, मतलब उसी के अनुसार चलने वाला। ठीक है, तो ये हो जाता है अनुलोम। और अनुक्रमानुपाती का मतलब ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, अनुलोम अनुक्रमानुपाती कहलाता है। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, अगर बढ़ रहा है एक राशि तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, और अगर घट रहा है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटेगी। ठीक है, तो यहाँ समझ गए, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, तो उसी को कहते हैं अनुलोम या अनुक्रमानुपाती समानुपात। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, मिश्र समानुपात किसे कहते हैं। तो जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हों और उनमें एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर हो तो उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, सरल ब्याज तथा मूलधन को समझाइए। सरल ब्याज क्या होता है, वह धन जो पूंजी के स्वामी को उसके उपयोग के बदले निश्चित दर से प्राप्त होता है, सरल ब्याज कहलाता है। और मूलधन क्या होता है, जो धन उधार लिया अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आ रहा होगा। सरल ब्याज जो धन के इस्तेमाल के बदले एक निश्चित दर से देना होता है, और मूलधन जो धन दिया गया होता है या लिया गया तो उसे मूलधन कहते हैं। इसके बाद देखिए मिश्र धन को समझाइए। तो किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित समय के बाद वह धन जो लिया या दिया गया है उसमें ब्याज जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद जो धन मिलता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 14, दर किसे कहते हैं। तो 100 रुपए के एक वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। 100 रुपए के एक वर्ष के ब्याज को ब्याज दर कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 80 का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए मासिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। 80 रुपए का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए अगर कोई लेता है तो उसे 2 पैसे प्रति महीने देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1 रुपए 1 महीने के लिए लिया तो उसे कितना 0.02 रुपए देना पड़ेगा। तो 80 रुपए अगर 1 महीने के लिए लेगा तो 0.02 गुणे 80 इतना ब्याज देना पड़ेगा। और 80 रुपए 5 महीने के लिए अगर लेता है तो इसी में 5 से और गुणा कर देंगे और मिल कितना जाएगा, देखिए 80 का गुणा 5 में 400 और 400 का गुणा हो जाएगा
शून्य 2 में, तो 2 शून्य से दशमलव हट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और 4, 4 का गुणा 2 में होगा तो ये आ जाएगा 8, यानी कि 8 रुपए जो हो जाएगा वह 80 रुपए का 5 महीने का 2 पैसे प्रति माह के दर से ब्याज होगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 16 है 750 का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज की बात हो रहा है। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब 750 रुपए का, यानी कि मूलधन P कितना हो गया 750, दर रेट कितना हो गया 5% का, और 4 वर्ष समय कितना हो गया 4 वर्ष, तो 750 गुणे 5 गुणे 4। अब 25 से काटिए 100 को, तो 4 बार में कट जाएगा, 75 को 3 और 0 में 30 बार में कटेगा। अब 4 से 4 कट जाएगा और 5 का गुणा 30 में होगा तो ये हो जाएगा 150। तो इस तरीके से ब्याज कितना आ जाएगा 4 वर्षों का 750 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपए आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो यदि पहली अवधि का मिश्रधन दूसरी अवधि के लिए मूलधन बन जाए तो देय ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% के दर से, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मूलधन है 100 रुपए और दर है 3% की, समय है 2 वर्ष का, और नीचे 100 से 100 कट जाएगा, 3 का गुणा 2 में होगा, यानी कि कितना आ जाएगा 6 रुपए जो आ जाएगा वह 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 6 रुपए। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 6 रुपए निकला हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 19 है, 400 रुपए का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ब्याज निकालना है और मिश्रधन, तो ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला PRT/100, P है 400, R है 5 और समय है 3 वर्ष का, 2 शून्य कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 4 3 12 और 12 25 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साधारण ब्याज 60 रुपए आ गया और मूलधन था 400, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जोड़ दे देते हैं तो मिश्रधन मिल जाता है। तो 400 में ब्याज जोड़ दीजिए 60 रुपए, तो कितना मिल जाएगा 460 रुपए मिश्रधन मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 है, किस धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 45 रुपए होगा। तो अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज जो है वह दे दिया है पहले ही, कितना है 45 रुपए, और 2 वर्ष का और 5% दिया गया है। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक, या इंटरेस्ट केवल I लिखिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, हमको P निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा SI × 100, 100 इधर आ जाएगा, और P निकालना है तो R और T यहाँ आ जाएगा, P बराबर हो जाएगा SI × 100 बटे RT। अब देखिए SI सिंपल इंटरेस्ट 45 दिया गया है और T 2 है और R 5 है, तो बुरा कर लीजिए, P बराबर हो जाएगा 45 गुणे 100 हो जाएगा, और नीचे देखिए R और T है, R है 5% का, वर्ष है 2। ठीक, अब सीधे 45, अब 5 से 100 को काटेंगे 20 और 2 से काटेंगे 10। ठीक, तो 45 गुणे 10 यानी कि 450 रुपए जो आ जाएगा वह मूलधन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मूलधन आया हुआ है कितना आया हुआ है 450 रुपए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दर निकालना है, तो दर बराबर हो जाएगा फॉर्मूला ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए ब्याज कितना है 60 रुपए गुणे 100 और मूलधन कितना है 200 रुपए और समय कितना है 3 वर्ष। ठीक, इस तरीके से
वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 शून्य कट गया और 3 से 60 कटेगा तो हो जाएगा 20 और 2 से 20 कटेगा 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा जो वार्षिक ब्याज आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है। कितने समय में 300 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए होगा? यानी कि यहाँ पे समय पूछा है। तो देखिए अलग अलग सभी प्रश्न करा दिया आपको, जब मूलधन नहीं दिया है, जब दर नहीं दिया है, जब समय नहीं दिया है। तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो देखिए ब्याज हो रहा है 90 रुपए और गुणे 100, मूलधन कितना है 300 रुपए और ब्याज दर कितना है 6%। तो अब काटिए, 2 शून्य कट जाएगा और 6 से 90 को काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। 15 को 3 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना आएगा? 5% आ जाएगा। इस तरीके से 5% नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए समय निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे समय निकल रहा है तो प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पे 5 वर्ष, ठीक है, यह यहाँ पे सही कर लीजिएगा। 5 वर्ष जो आएगा, कितने समय में पूछा है तो 5 वर्ष में 300 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज होगा वह कितना होगा? 90 रुपए होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। देखिए प्रश्न संख्या 23 है, 81 का 9 आधार पर लघुगुणक क्या होगा? 81 का लघुगुणक 9 के आधार पे log 81 बेस 9, ठीक। अब इसको सॉल्व भी करना है हमको। तो देखिए log 81 को कितना लिख सकते हैं? 9 के घाते 2 और बेस 9। अब देखिए 2 जो होता है वह बाहर चला आएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे log 9 बेस 9। जो घात होता है log में, वह घात जो होता है वह बाहर गुणे में आ जाता है। अब देखिए log 9 बेस 9 की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो 2 गुणे 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, log 1296 बेस 6। अभी हमने इसका मान निकाला था 4 और इसको यहाँ पे घातांक रूप में बताइए, यह यहाँ पे कह रहा है। तो घातांक रूप में कुछ नहीं करना है आपको, जो बेस है यहाँ पे 6, इसको इस तरीके से आधार बना के लिख देना है बेस, और फिर इसके बाद बराबर के इधर जो है उसको घात में लिख देना है और फिर बराबर का चिन्ह जो वैल्यू लॉग में है वो वैल्यू लिख देना है बराबर के इधर। तो ये हो जाएगा 6 के घाते 4 बराबर 1296। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, log 2 द पावर x प्लस 4 बेस a। यहाँ पे देखिए थोड़ा लिखने में, log लिखने में यहाँ पे गलती हुई है और यहाँ पे x का मान निकालना है। अब देखिए पहले वाली जो पावर सीरीज थी उसमें सही ढंग से लिखा था, यहाँ पे प्रश्न जो है वह सही ढंग से लिखा नहीं गया है। और सही क्या है यह मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखिए log 2 द पावर x प्लस 4 बेस a, ठीक है, log 2 द पावर x प्लस 4 बेस a और बराबर दिया गया है log 256 बेस a, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ आपको log बेस a देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? देखिए log 2 के घाते x धन 4 बेस a बराबर log, अब 256 को लिख सकते हैं 2 के घात में 8 बेस a। अब देखिए एंटी लॉग यहां से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 के घाते x धन 4 बराबर 2 के घाते 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ जब आपको पता है आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, यानी कि x प्लस 4 बराबर 8 हो जाएगा और x की वैल्यू हमको निकालनी है तो 8 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। तो यही वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आसानी से आप समझ पा रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह आप समझ लीजिए प्रश्न को लिखने में। यह a जो है वह बेस में रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा और 2 के घात में x प्लस 4 रहेगा, बस बात इतनी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 26 है, लघु
गणक को परिभाषित करिए। लॉग को परिभाषित करने को कह रहा है, तो यदि तीन राशियां a, x एवं n इस प्रकार संबंधित हो कि a के घात में x बराबर n हो, तो x को आधार a पर n का लघुगुणक कहते हैं। ठीक है, x को आधार a पे n का लघुगुणक कहते हैं। ठीक है, x को आधार a पे n का लघुगुणक कहते हैं और इसको इस रूप में लिखा जाता है log n बेस a बराबर x। ठीक है, तो इस तरीके से लघुगुणक को आप परिभाषित कर सकते हैं और किस रूप में लिखा जाता है यह लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे सभी प्रश्न जितने थे आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए और एग्जाम में सभी प्रश्नों को करके आइए। तो अब इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने खास मित्रों में कम से कम 5 मित्रों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी लोग आसानी से इसी तरीके से पढ़ पाएं और अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर कर पाएं। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और जहां भी कहीं भी दिक्कतें हैं सीरीज में मैं आपको सही करके बता दे रहा हूं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। अब इसी तरीके से आप बेहतरीन तैयारी अगर कम समय में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का और सभी विषयों का, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके थर्ड सेमेस्टर कोर्स में एनरोल होकर के आप थर्ड सेमेस्टर की पूरी सभी विषयों की तैयारी कम समय में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के। जय हिंद।